क्या हो अगर मतलब एक पल के लिए मान लिया जाए कि मौलिकता या जिसे हम ओरिजिनलिटी कहते हैं वैसी कोई चीज असल में दुनिया में होती ही नहीं है। ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? सोचिए, शेक्सपियर से लेकर सत्यजीत रे तक हर महान कलाकार वास्तव में सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन हो जो बस अपने दिमाग में मौजूद पुरानी यादों और अनुभवों को एक नए तरीके से मिलाकर पेश कर रहा हो। बिल्कुल। और जब हम कला और रचनात्मकता की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक बहुत ही जादुई और पवित्र सी छवि बनती है। हाँ, कि एक इंसान का अपनी कला के साथ बड़ा निजी रिश्ता है। लेकिन अगर इंसानी दिमाग भी सिर्फ एक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है तो फिर एक कंप्यूटर के कला बनाने पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? यही बात इस पूरी इंसान बनाम मशीन की जो बहस है ना, उसे बिल्कुल सिर के बॉल खड़ा कर देती है जी। क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि इंसानी रचनात्मकता भी एक तरह का डेटा प्रोसेसिंग ही है, तो फिर एक मशीन का वही काम करना कोई अचरज की बात नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। हाँ, मशीन बस उसी काम को लाखों गुना तेजी से कर रही है। राइट, एकदम सही। और आज की हमारी इस विशेष गहन चर्चा का आधार भी यही है। हम YouTube क्रिएटर ध्रुव राठी के वीडियो AI वर्सेस ह्यूमंस हैव वी लॉस्ट द बैटल के ट्रांसक्रिप्ट का विश्लेषण कर रहे हैं। और यहाँ हमारा मिशन सिर्फ तकनीक पर बात करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि क्या AI के आने से मानवीय रचनात्मकता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी या फिर ये तकनीक केवल उस फैक्ट्री सिस्टम के लिए खतरा है जो वैसे भी बिना सोचे समझे कला का थोक के भाव उत्पादन कर रहा था। बिल्कुल। और चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा बारीकी से समझते हैं, क्योंकि ये समझना इसलिए भी जरूरी है। आज AI कुछ ही सेकंड के अंदर डंकी फिल्म का गाना बिल्कुल मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गा सकता है। अरे हाँ, वो तो बहुत ही वायरल हुआ था। हाँ, या फिर डिज्नी पिक्सार की या स्टूडियो गिबली की उस बेहद जटिल एनिमेशन शैली में पलक झपकते ही नई तस्वीरें बना सकता है। तो शुरुआत उसी बात से करते हैं जो आपने अभी कही, मौलिकता का भ्रम। The illusion of originality। AI पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो कुछ भी नया नहीं बनाता, बस इंटरनेट से इंसानों का डेटा चुराकर उसकी नकल करता है। लेकिन स्रोत में दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति का जो विचार है वो इस धारणा को पूरी तरह से चुनौती देता है। और ओशो ने तो उन्हें 20वीं सदी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तक कहा था। कृष्णमूर्ति का मानना था कि इंसान का दिमाग बचपन से ही कंडीशन्ड या अनुकूलित होता है, यानी हमारे आसपास का माहौल, हमारी शिक्षा, समाज, ये सब मिलकर हमारे विचार तय करते हैं। बिल्कुल। मतलब जो विचार हम सोचते हैं कि हमारे हैं, वे वास्तव में हमारे अपने होते ही नहीं हैं। और इस विचार को अगर एक कदम और आगे ले जाएं तो प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन की वो बात सामने आती है। उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि कोई भी विचार नया नहीं होता। इंसान शून्य में से कुछ भी पैदा नहीं कर सकता। हाँ, हम केवल उन पुराने विचारों, देखी हुई चीजों और अनुभवों को लेते हैं और उनके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से, यानी उनके अनगिनत जोड़ घटाव से नई चीजें बनाते हैं। यार, सबसे दिलचस्प बात यह है कि मार्क ट्वेन ने इस कुमी प्रक्रिया को समझाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया था। अरे हाँ, वो मेंटल कैलाइडोस्कोप वाला उदाहरण, मुझे वो बहुत मजेदार लगा। आप उसे कैसे देखती हैं? तो बचपन में हम सबने कैलाइडोस्कोप के साथ खेला है। वो एक छोटा सा बेलनाकार खिलौना होता है, उसके अंदर कुछ लाल, नीले, हरे रंगीन कांच के टुकड़ों या मोतियों के अलावा और कुछ नहीं होता। बस थोड़े से टुकड़े। हाँ, लेकिन जब हम उसे घुमाते हैं तो वही गिने चुने पुराने मोती आपस में मिलकर हर बार एक बिल्कुल नया, जटिल और हैरान करने वाला डिजाइन बनाते हैं। बिल्कुल। और हमारा दिमाग भी ठीक ऐसे ही काम करता है। एकदम। हमारे पुराने अनुभव, बचपन की यादें, पढ़ी गई किताबें, देखी गई फिल्में, ये सब वो रंगीन कांच के टुकड़े हैं। जब हम कुछ नया सोचते हैं तो हम असल में बस अपने उस मानसिक कैलाइडोस्कोप को हिला रहे होते हैं। क्या बात है, बहुत ही उम्दा एनालॉजी है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर इंसानी दिमाग बचपन से जुटाए गए डेटा पर काम करने वाला एक जैविक एल्गोरिदम ही है, तो क्या AI की ट्रेनिंग प्रोसेस भी बिल्कुल वैसी नहीं है? बुनियादी रूप से देखा जाए तो दोनों प्रक्रियाओं में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आप कला स्कूलों या आर्ट स्कूल्स की कार्यप्रणाली को ही देख लीजिए। वहाँ क्या अलग होता है? वहाँ के छात्रों को क्या सिखाया जाता है? उन्हें वैन गॉग, रेम्ब्रांट, सत्यजीत रे और मार्टिन स्कोसेसी जैसे दिग्गजों की कृतियों का अध्ययन करने को कहा जाता है। मतलब उन्हें डेटा फीड किया जाता है? बिल्कुल। एक तरह से छात्रों के दिमाग में इन महान कलाकारों की शैली का डेटा फीड किया जाता है ताकि वे भविष्य में अपनी कला बना सकें।
एआई को भी हम ठीक इसी तरह ट्रेन करते हैं। उसे ढेरों किताबें, रिसर्च पेपर, तस्वीरें और इंटरनेट का अथाह डेटा फीड किया जाता है। हाँ, और यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि जब एक इंसान किसी अन्य महान निर्देशक, मान लीजिए वॉन्ग कार्वाई की फिल्मों से प्रभावित होकर कोई नया सीन बनाता है, तो वो बहुत गर्व से कहता है कि ये मेरी प्रेरणा थी। बिल्कुल सही। लेकिन जब वही काम एआई करता है, जब एआई कुछ सेकंड में पॉल सीजॉन की शैली में कोई बेहतरीन पेंटिंग तैयार कर देता है, तो लोग उसे नकल या कला का अपमान करने लगते हैं। ये तो वही बात हुई कि हमने प्रेरणा या इंस्पिरेशन शब्द को सिर्फ इंसानों के लिए रिजर्व कर लिया है। और ये बहुत बड़ा पाखंड है। लेकिन अगर हम इस बात को मान लें कि मौलिकता सिर्फ एक भ्रम है और हम सब, चाहे इंसान हो या मशीन, पुरानी चीजों का ही एक नया मिश्रण तैयार कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये मिश्रण तैयार करने में बेहतर कौन है? बेहतर कौन है, यही तो असली लड़ाई है। और इंसानों का भी नकल करने का अपना एक बहुत लंबा और शानदार इतिहास रहा है। अरे पूछिए मत, भारतीय और वैश्विक सिनेमा में तो इसके अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं। हाँ, स्रोत के हवाले से ही देखें तो बॉलीवुड में आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड की फॉरेस्ट गंप की आधिकारिक रीमेक थी। और उनकी ही फिल्म गजनी क्रिस्टोफर नोलन की मेमेंटो से बहुत गहराई से प्रेरित थी। धूम 3 को तो द प्रेस्टीज और द डार्क नाइट का कॉकटेल ही कहा जा सकता है। और ये लिस्ट किसी एक अभिनेता तक सीमित नहीं है। शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर हमारे दिग्गज संगीतकार जैसे आर.डी. बर्मन और अनु मलिक तक सब इस लिस्ट में शामिल हैं। हाँ, सबने कहीं ना कहीं से धुनें या कहानियां सीधे तौर पर उठाई हैं या भारी प्रेरणा ली है। यहाँ तक कि मनी कॉल जैसे एक गंभीर आर्ट हाउस फिल्म मेकर ने भी बेझिझक स्वीकार किया था कि वो रॉबर्ट ब्रेसो की फिल्म पिक पॉकेट से गहराई से प्रेरित थे। तो इंसान अगर हफ्तों, महीनों या सालों का समय लेकर पुरानी चीजों का ये कॉकटेल बना रहा है, तो एआई इस काम को किस तरह कर रहा है? एआई इस काम को एक अलग ही लेवल पर ले गया है। एक उदाहरण जो स्रोत में दिया गया है वो बहुत दिलचस्प है। कौन सा? रविन्द्रनाथ टैगोर वाला। हाँ, अगर एआई को रविन्द्रनाथ टैगोर का पूरा डेटाबेस दे दिया जाए तो वो कुछ ही सेकंड्स में उनके स्टाइल को समझकर बाल झड़ने यानी हेयर फॉल जैसे किसी बिल्कुल बेतुके और आधुनिक विषय पर भी कविता लिख सकता है। ओह वाह! और वो भी बिल्कुल उनकी शैली में। बिल्कुल। कोई इंसान इतनी जल्दी ये काम कैसे कर सकता है? हमें ये समझना होगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या LLM काम कैसे करते हैं। वो कोई जादू तो नहीं कर रहे ना? नहीं, वह मूल रूप से एक बहुत ही उन्नत किस्म के ऑटो कंप्लीट की तरह काम करते हैं। एक इंसान ने अपने पूरे जीवन में कितनी फिल्में देखी होंगी, कितनी किताबें पढ़ी होंगी? कुछ हजार या बहुत ज्यादा तो 10,000। हाँ, लेकिन एआई के पास लाखों फिल्मों, किताबों, कविताओं और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों का विशाल डेटाबेस है। मतलब उसका कैलेडोस्कोप इंसानों से लाखों गुना बड़ा है। एकदम सटीक बात कही आपने। इसलिए जो लोग अब तक रचनात्मकता के नाम पर सिर्फ पुराने फॉर्मूलों को कॉपी पेस्ट कर रहे थे, वे अब एआई के सामने एक बेहद कमजोर वर्जन बन के रह गए। रुकिए, अगर एआई पुराने फॉर्मूलों को इतनी तेजी से और बिना किसी गलती के कॉपी कर सकता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम कला के अंत की ओर बढ़ रहे हैं? नहीं, ये डर थोड़ा गलत दिशा में है। तो क्या ये खतरा सिर्फ उस तरह की कला के लिए है जिसे एक प्रोडक्ट की तरह फैक्ट्रियों में बनाया जाता है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम अंतर है जिसे समझना जरूरी है। खतरा सच्ची कला को नहीं है, बल्कि फैक्ट्री कला को है। जैसे मसाला तमिल और तेलुगु फिल्में? हाँ, या फिर एकता कपूर के टीवी सीरियल्स का उदाहरण लें। इन जगहों पर काम करने का तरीका पूरी तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जैसा होता है, जहां सब कुछ तय होता है। हाँ, वहां निर्देशक किसी रचनात्मक कलाकार की तरह काम नहीं करता, बल्कि एक शॉप फ्लोर मैनेजर की तरह होता है। हीरो की एंट्री कैसे होगी, अस्पताल का सीन कैसे शूट होगा, सब कुछ एक फिक्स्ड टेम्पलेट पर चलता है। और हॉलीवुड की भी स्थिति बहुत अलग नहीं है, राइट? वहां बड़े प्रोडक्शन हाउस अब क्रिएटिव लोगों द्वारा नहीं बल्कि MBA ग्रेजुएट्स द्वारा चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और उनका मुख्य लक्ष्य होता है जोखिम को कम करना। अगर मिर्जापुर जैसी कोई सीरीज हिट हो जाती है तो बस वैसी ही दर्जनों सीरीज की बाढ़ आ जाती है। ये तो बिल्कुल फास्ट फूड चेन जैसे मैकडॉनल्ड्स या KFC की तरह हो गया। वो कैसे? मतलब जब हम वहां जाते हैं तो हमें पता होता है कि बर्गर का स्वाद दुनिया के किसी भी कोने में एक जैसा ही होगा। उनकी एक मानकीकृत फिक्स रेसिपी है। हाँ, रेसिपी फिक्स होती है कि 2 बन होंगे, बीच में एक टिक्की होगी और एक खास सॉस होगी। अब जब पूरी रेसिपी पहले से ही तय है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि किचन में वो बर्गर एक इंसान अपने हाथों से बना रहा है या फिर कोई रोबोट? बहुत ही उम्दा उदाहरण है। जब कला में से कला ही निकाल दी जाए और सिर्फ एक फॉर्मूला बचे तो मशीन हमेशा इंसान को हरा देगी। और इस बात को साबित करने के लिए एक लाइव उदाहरण भी तो है जो स्रोत में दिया गया था। कौन सा?
वो चैट जीपीटी वाला? हाँ, वो मजेदार प्रॉम्प्ट जहाँ चैट जीपीटी से सलमान खान की एक्शन फिल्मों के स्टाइल में डायलॉग लिखने को कहा गया था। अरे हाँ, और एआई ने बेहतरीन डायलॉग दिए थे। उसने लिखा था, मेरी डिक्शनरी में मर्सी अस्पताल का नाम है। हाँ, सच में ये डायलॉग किसी भी इंसान द्वारा लिखे गए टिपिकल मसाला डायलॉग से कम नहीं है, बल्कि शायद उनसे बेहतर ही है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि ये लड़ाई वास्तव में एआई और इंसानों के बीच की है ही नहीं। तो फिर किसके बीच है? ये मुनाफा कमाने वाली कॉरपोरेशंस और स्वतंत्र कलाकारों के बीच की लड़ाई है। बिना किसी पक्षपात के केवल स्रोत के आधार पर देखें तो ऐतिहासिक रूप से ये पैटर्न हमेशा रहा है। जैसे महात्मा गांधी के दौर में हुआ था। हाँ, जब मशीनों और पावर लूम्स ने हाथ से कपड़ा बुनने वाले बुनकरों की जगह ले ली थी, या जब कैमरे का आविष्कार हुआ तो उसने स्केच आर्टिस्ट का रोजगार छीन लिया। और आज हम उसी इतिहास को दोहराते हुए देख रहे हैं। आज न्यूज एंकर की जगह खतरे में, जैसे अंजना ओम कश्यप का एआई अवतार हम देख चुके हैं। हॉलीवुड में लेखकों को हड़ताल पर जाना पड़ा था, ये भी उसी का हिस्सा है। यहाँ तक कि फिल्म एडिटर्स, जिनका काम घंटों फुटेज देखकर कट लगाना होता था, उनकी नौकरियां भी खतरे में हैं। बिल्कुल, क्योंकि एआई एक्सटेंशंस वो काम कुछ ही पलों में कर सकते हैं। तो एक तरफ ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट फैक्ट्रियां हैं जहां छटनी चल रही है, लेकिन इन सब के बीच वो कौन सी चीज है जो एक सच्चे इंसान को एआई से हमेशा एक कदम आगे रखेगी? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जवाब है इंसान का असली हथियार, उसका निजी अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ, एआई सारे फॉर्मूले समझ सकता है, लेकिन उसके पास सहानुभूति या एम्पैथी नहीं होती। उसका अपना कोई वर्ल्ड व्यू नहीं होता। बिल्कुल, एआई ने कभी जीवन का दर्द महसूस नहीं किया है, इसलिए जो कला अनुभव से जन्म लेती है वो हमेशा अपूर्णीय या इररिप्लेसेबल रहेगी। स्रोत में अनुराग कश्यप का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। हाँ, उनकी फिल्में किसी फॉर्मूले से नहीं आती, वे उनके जीवन के अनुभवों से आती हैं। जैसे उनकी फिल्म नो स्मोकिंग सिर्फ एक थ्रिलर नहीं थी, वो सेंसर बोर्ड के प्रति उनके गुस्से का रूपक थी। और रिटर्न ऑफ हनुमान उन्होंने अपनी बेटी से जुड़ने के लिए बनाई थी। और ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत समाज की तत्कालीन परिस्थितियों पर उनकी प्रतिक्रिया थी। इसी तरह दिबाकर बनर्जी की हौसला का घोंसला या ओए लकी लकी ओए और फहाद फाजिल की कुमलंगी नाइट्स जैसी फिल्में किसी सेट टेम्पलेट पर नहीं चलती। बिल्कुल। हॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक जिम जारमूश की एक सलाह यहाँ बहुत फिट बैठती है। क्या सलाह दी थी उन्होंने? उनका कहना है कि अपने आसपास की दुनिया को गहराई से ऑब्जर्व करें, किताबें पढ़ें, नदियां देखें, बादलों की छांव महसूस करें, और फिर वहां से वो चुराएं जो सीधे आपकी आत्मा से जुड़ता हो। तभी काम प्रामाणिक या ऑथेंटिक होगा। एकदम। मशहूर निर्देशक क्वेंटिन टैरेंटिनो भी सर्जियो लियोन से बहुत प्रेरित थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो क्या इसका मतलब ये है कि एआई कभी भी अनुभव महसूस नहीं कर सकता, वो सिर्फ डेटा की नकल कर सकता है? हाँ, पूरी तरह से। जबकि इंसान उस डेटा के साथ अपनी भावनाओं को मिलाकर एक सूप या जूस बनाता है जो पूरी तरह असली होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसीलिए जो कलाकार अनुभव के आधार पर काम करते हैं, उन्हें एआई से डरने की बजाय उसे अपनाना चाहिए। मतलब चर्चा का रुख अब इस ओर मुड़ता है कि एआई एक औजार के रूप में कलाकारों का सशक्तिकरण कैसे कर सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। बड़ी कंपनियां एआई का उपयोग सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए कर रही हैं, लेकिन एक अकेला कलाकार इसका इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर सकता है। जैसे अगर कोई बच्चों की किताब लिखता है लेकिन उसके पास इलस्ट्रेशंस के लिए पैसे नहीं है, तो वो एआई से बेहतरीन चित्र बनवा सकता है। हाँ, जो काम करने के लिए पहले एक बड़ी टीम चाहिए होती थी, आज एक अकेला व्यक्ति पूरी एनिमेशन फिल्म या कंप्यूटर गेम बना सकता है। बिल्कुल। ये मुझे बिल्कुल पुराने जमाने के हाथ से पेंटिंग करने वाले कलाकारों की याद दिलाता है। हाँ। जब डिजिटल टैबलेट्स आए थे तो कई लोगों ने विरोध किया। हाँ, उन्हें लगा कला खत्म हो जाएगी। लेकिन असल में क्या हुआ, जिन कलाकारों ने डिजिटल टैबलेट्स को अपना लिया, उनकी रचनात्मकता खत्म नहीं हुई, बस माध्यम बदल गया। बहुत खूब। कलाकारों को कॉर्पोरेट फैक्ट्रियों में अपनी मैकेनिकल नौकरियों को बचाने की जद्दोजहद छोड़कर एआई का उपयोग एक एंटरप्राइजिंग आर्टिस्ट या उद्यमी कलाकार बनने के लिए करना चाहिए। स्रोत में भी इसी कारण एआई टूल सीखने पर बहुत जोर दिया गया है, चाहे वेबसाइट बनाना हो या रिसर्च करना हो, क्योंकि अपस्किल करना ही भविष्य है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को अगर समेटें तो हमने मौलिकता के भ्रम से लेकर बॉलीवुड के कॉपी पेस्ट कल्चर, कॉर्पोरेट लालच और आखिरकार मानवीय अनुभवों की अपूर्णीय ताकत तक का सफर तय किया। और ये जानकारी सिर्फ फिल्म बनाने वालों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने काम में रचनात्मकता लाता है। ये समय डरने का नहीं, अपस्किल करने का है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद सुनने वालों के लिए सोचने का एक बड़ा विषय ये है
कि भविष्य में क्या हम किसी कला की कीमत इसलिए तय करेंगे क्योंकि वो दिखने या सुनने में सबसे बेहतरीन है, जो काम शायद एआई आसानी से कर लेगा। हाँ, या हम कला की कद्र सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि उसके पीछे एक असल इंसान का संघर्ष, उसकी खामियां और उसकी कहानी छिपी है। क्या आने वाले कल में इंसानी खामी या ह्यूमन इम्परफेक्शन ही कला का सबसे महंगा और दुर्लभ हिस्सा बन जाएगी? इस विचार के साथ हम आज की गहरी चर्चा यहीं छोड़ते हैं।